रतन बाबू ने वह चेहरा अपने दर्पण में अनेकानेक बार देखा था। भयानक समरूपता थी। चौकोर सा जबड़ा, फटी डोरी, ठीक उसी तरह बीच से मांग निकालकर कड़े हुए बाल, अच्छी तरह कतरी हुई मूछें, कानों से ललकी सी शक्ल, सब कुछ बहुत समान था। फर्क सिर्फ इतना था कि अजनबी का रंग कुछ ज्यादा साफ था। भौहें कुछ अधिक घनी थी और सिर के पीछे के बाल कुछ अधिक लंबे थे। वह अजनबी बोला तो रतन बाबू को एक और धक्का लगा। उनके पड़ोस के एक लड़के सुशांतु ने एक बार उनकी आवाज रिकॉर्ड की थी और फिर टेप चलाकर उन्हें सुनाई थी। उस आवाज और अब सुनी आवाज में कोई अंतर नहीं था। मेरा नाम मनीलाल मजुमदार है। मैं समझता हूँ आप न्यू महामाया में ठहरे हुए हैं। रतनलाल, मनीलाल, नामों में भी गजब की समानता थी। रतन बाबू ने अपना असमंजस झाड़ा और फिर अपना परिचय दिया। अजनबी बोला, मुझे नहीं लगता कि आप जानते हैं, लेकिन मैंने एक बार आपको पहले देखा हुआ है। कहाँ? क्या आप पिछले वर्ष धूलिया में नहीं थे? रतन बाबू की भौहें खड़ी हो गई। मुझे मत बताओ कि तुम भी वहां थे। हाँ सर, मैं हर पूजा पर घूमने जाता हूँ, केवल अपने भरोसे। कोई दोस्त साथ में नहीं होता। नए नए स्थानों को अकेले खोजना और देखना बहुत अच्छा लगता है। मेरे एक सहयोगी ने मुझे शीनी देखने का सुझाव दिया था। अच्छी जगह है ना? रतन बाबू ने थूक निगला और फिर सहमति से सिर हिलाया। मन में अविश्वास और बेचैनी का अजीब सा मिला जुला एहसास हो रहा था। क्या आपने तालाब की दूसरी ओर जाकर देखा है, जहां शाम के समय ढेरों पक्षी इकट्ठा होते हैं? मनीलाल बाबू ने पूछा। रतन बाबू ने जवाब दिया, हाँ देखा है। कुछ पक्षियों को तो मैंने पहचान लिया, मनीलाल बाबू ने कहा। दूसरे पक्षियों को मैंने बंगाल में पहले कभी नहीं देखा। आप क्या सोचते हैं? इसी बीच रतन बाबू संभल चुके थे। वह बोले, मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ था। मैं भी कुछ पक्षियों को पहचान नहीं सका। तभी उन्होंने एक गरजती आवाज सुनी। यह रेलगाड़ी की आवाज थी। रेलगाड़ी पूर्व की तरफ से आ रही थी और रतन बाबू ने पास आती गाड़ी को रोशनी में बढ़ते हुए देखा। दोनों लोग पुल की रेलिंग के और करीब पहुंच गए। गाड़ी खड़खड़ाते हुए आई और पुल के नीचे से तेजी से आगे निकल गई। पुल को हिलाकर वे दोनों दूसरी तरफ की रेलिंग के पास चले गए और रेलगाड़ी को तब तक देखते रहे जब तक वह आंख से ओझल नहीं हो गई। रतन बाबू को वही सिहरन, वही रोमांच महसूस हुआ जो उन्हें लड़कपन में महसूस होता था। कितनी अजीब बात, मनीलाल बाबू ने कहा। इस उम्र में भी मुझे रेलगाड़ियों का आना जाना उतना ही रोमांचित करता है। लौटते हुए रतन बाबू को पता चला कि मनीलाल बाबू 3 दिन पहले शीनी आए थे। वह कालिका होटल में ठहरे हुए थे। उनका घर कलकत्ता में था, जहां वह एक ट्रेडिंग कंपनी में नौकरी करते हैं। कोई व्यक्ति किसी दूसरे के वेतन के बारे में नहीं पूछता है, लेकिन रतन बाबू ने ज्यादा सोच विचार न करके सवाल करने का दुस्साहस कर ही डाला। जवाब सुनकर रतन बाबू हैरान रह गए। ऐसा कैसे मुमकिन था? रतन बाबू और मनीलाल बाबू दोनों का वेतन एक बराबर था, 437 रुपये प्रति माह, और दोनों को पूजा का बोनस भी एक समान मिला था। रतन बाबू के लिए यह विश्वास करना कठिन था कि दूसरे आदमी ने उनके बारे में सब कुछ पहले से पता कर लिया था। अब यह कोई रहस्यमय नाटक खेल रहा है, ये सब कल्पना रतन बाबू के लिए मुश्किल थी। रतन बाबू इस सोच में पड़ गए कि पहले तो किसी ने भी उनके बारे में जानने की कभी परवाह नहीं की। वह हर बात अपने तक ही सीमित रखते थे। ऑफिस के बाहर केवल अपने नौकर से बात करते थे और कभी किसी और को बुलाते नहीं थे, न किसी से भेंट करते थे। अगर कोई यह जानना भी चाहता कि वह किस समय सोते हैं, उनको कितना वेतन मिलता है, खाने में उनकी पसंद क्या है, वह कौन सा अखबार पढ़ते हैं और उन्होंने कौन कौन से नाटक और फिल्में अभी हाल में देखी हैं, तो वह उनसे ही जान सकता था।
क्योंकि वह अपनी बातें अपनी तक ही रखते थे। और फिर भी एक एक बात उससे मेल खा रही थी जो यह आदमी कह रहा था। वह मनीलाल बाबू से यह नहीं कह सके। वह बस उस आदमी का कहा सुनते रहे और अद्भुत समानता पर आश्चर्यचकित होते रहे। उसने अपनी आदतों, पहले अपने शौक के बारे में कुछ नहीं बताया। वे पहले रतन बाबू के होटल तक आए और उसके सामने रुक गए। यहाँ खाना कैसे मिलता है? मनीलाल बाबू ने पूछा। वे फिश करी अच्छा बनाते हैं, रतन बाबू ने जवाब दिया। बाकी सब ठीक ठाक है। मेरे होटल का खाना मुझे बिल्कुल बेस्वाद लगता है, मनीलाल बाबू ने कहा। मैंने सुना है कि जगन्नाथ होटल में लुच्ची और झोलर दाल बहुत मजेदार बनती है। आज रात हम दोनों खाने के लिए क्यों ना वहीं पर चलें? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, रतन बाबू ने कहा। क्या हम 8 बजे के आसपास मिलें? ठीक है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। फिर हम साथ चलेंगे। मनीलाल बाबू के चले जाने के बाद रतन बाबू कुछ देर सड़क पर चहलकदमी करते रहे। अंधेरा हो चला था। रात एकदम साफ सुथरी थी, इतनी स्वच्छ कि तारों भरे आकाश में आकाश गंगा को एक किनारे से दूसरे किनारे तक साफ देखा जा सकता था। कितनी अजीब घटना है यह। इतने वर्षों तक रतन बाबू को यही क्षोभ रहा कि वह कभी कोई ऐसे व्यक्ति को नहीं पा सके जिसकी रुचियां उनके जैसी हो और जिसे वह मित्र बना सकें। अब अंततः शीनी में उन्हें एक ऐसा व्यक्ति ही मिल गया जो हर प्रकार से उन्हें अपनी कार्बन कॉपी लगता था। उनकी सूरत शक्ल में बहुत मामूली सा फर्क था, वरना हर दृष्टि में दोनों में इतनी समानता थी जो जुड़वा बंधुओं में भी कम ही मिलती है। क्या यह समझ लिया जाए कि रतन बाबू को अंततः एक दोस्त मिल गया? रतन बाबू को तत्काल इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिल सका। हो सकता है उस आदमी को थोड़ा और अच्छी तरह जानने पर उन्हें जवाब मिल जाए। हाँ, एक बात स्पष्ट थी कि अब उनके मन में ऐसी भावना नहीं रह गई थी कि वो नितांत अकेले हैं। किसी को भी उनका साथ पसंद नहीं। इतने वर्षों तक हूबहू उनके जैसा दूसरा आदमी मौजूद रहा और संयोग से उस आदमी से उनकी भेंट हो गई। जगन्नाथ भोजनालय में खाने की मेज पर आमने सामने बैठे हुए रतनलाल ने गौर किया कि मनीलाल बाबू उसी प्रकार नाक चढ़ाकर तृप्त होते हुए खाते हैं जैसे वो खुद खाते हैं। खाने के दौरान पानी नहीं पीते हैं जैसे वो खुद नहीं पीते, और दाल में नींबू निचोड़ते हैं जैसे वो खुद करते हैं। रतनलाल बाबू को खाने के अंत में मीठा दही खाने की आदत थी। मनीलाल बाबू ने भी वही किया। खाना खाते हुए रतनलाल बाबू को यह सोचकर कुछ बेचैनी महसूस हुई कि दूसरी मेजों पर खाना खा रहे लोग उन्हें देख रहे हैं। क्या वे लोग यह देखकर चकित हैं कि हम दोनों के बीच कितनी समानता है? क्या यह समानता इतनी सुप्रकट है कि देखने वाले देखते रह जाएं? रात्रि भोज के पश्चात दोनों ने कुछ देर चांदनी रात में टहलने का आनंद उठाया। रतन बाबू के मन में बार बार एक प्रश्न उठ रहा था जो वह पूछना चाहते थे और अब उनसे पूछे बिना नहीं रहा गया। क्या आप 50 के हो गए हैं? मनीलाल बाबू मुस्कुराए। जल्दी हो जाऊंगा, मनीलाल बाबू ने कहा। मैं 29 दिसंबर को 50 वर्ष का हो जाऊंगा। रतन बाबू का सिर चकरा गया। वे दोनों क्या एक ही दिन पैदा हुए? 29 दिसंबर 1916 को? आधा घंटे बाद एक दूसरे से विदा लेते समय मनीलाल बाबू ने कहा, आपसे मिलना बात करना बहुत सुखद अनुभव रहा। लोगों के साथ मेरी ज्यादा पटती नहीं है, लेकिन आप एक अपवाद हैं। अब हम छुट्टियों का मजा उठा सकते हैं। आम तौर पर रतन बाबू 10 बजे तक सोने चले जाते थे। सोने से पहले किसी पत्रिका के पन्ने पलटेंगे और फिर धीरे धीरे नींद से पलकें भारी होने लग जाएंगी। तब वह पत्रिका नीचे रख देंगे, लैंप बुझा देंगे और कुछ पल बीतते ही हल्के हल्के खर्राटे भरने लगेंगे।